वेलकम बैक ऑन माय चैनल JKSB सिविल इंजीनियरिंग। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक। फ्लूइड मैकेनिक का फर्स्ट लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं और फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले जो डेफिनेशन पढ़ेंगे फ्लूइड की पढ़ेंगे। तो फ्लूइड की डेफिनेशन क्या होती है? फ्लूइड मतलब एनीथिंग दैट कैन फ्लो, कोई भी चीज़ जो फ्लो करता रहता है उसको कह सकते हैं हम फ्लूइड। तो लिक्विड और गैस जो फ्लूइड माना जाता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो लगातार डिफॉर्म करता रहता है उसे फ्लूइड कहते हैं। अब मान लो एक सॉलिड मटेरियल है, ये सॉलिड मटेरियल, इसको मैंने साइड में शेयर फोर्स दिया तो ये डिफॉर्म हो गया। देखिए यहाँ पर डिफॉर्म होगा किस में, फाई में डिफॉर्म हो गया, बट ये फिर से अपनी यह पोजीशन रिगेन करेगा। बट अगर इसी तरह से हम नीचे एक हॉट सरफेस लेंगे, एक फ्लूइड पकड़ेंगे, इसके बीच में से एक प्लेट लेंगे और प्लेट को जो है शेयर फोर्स आगे की तरफ देंगे, फिर क्या होगा, ये जो है नीचे जो फ्लूइड है ये डिफॉर्म करेगा। पहले फाई 1 में, फिर फाई 2 में, फिर फाई 3 मैंने लगातार डिफॉर्म करता रहेगा। उसको कह सकते हैं हम कंटिन्यूसली डिफॉर्म करता रहता है। तो कंटिन्यूसली डिफॉर्म कौन करता रहता है? या तो गैस या तो लिक्विड। तो इसीलिए गैस और लिक्विड को हम फ्लूइड कह सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली डिफॉर्म करता है। कंटिन्यूसली डिफॉर्म करना मतलब फ्लो करता रहता है। उसके बाद आगे जो है बात की जाए जो है मैकेनिक्स मतलब क्या होता है, जिसमें फोर्स और इसके इफेक्ट्स हम पढ़ते रहते हैं। मैकेनिक्स के टाइप्स जो है स्टैटिक, काइनेमेटिक और डायनेमिक। स्टैटिक में हम रेस्ट में जब फ्लूइड हो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। काइनेमेटिक में क्या करते हैं, फ्लूइड जो फ्लो करता रहता है उसके बारे में जब हम रिसर्च एनालिसिस करते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो उसे काइनेमेटिक कहते हैं। डायनेमिक में हम क्या करते हैं, उसका फोर्स जो है, उसके इफेक्ट्स, उसके काजेज हम पढ़ते रहते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं जल्दी चल रहा हूँ। चलते हैं आगे, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है उस पर रुकते हैं, आराम से पढ़ते हैं जनाब। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फ्लूइड क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है सबसे पहले जो है मास डेंसिटी और स्पेसिफिक मास। डिनोट किससे किया जाता है? रो से। होता है क्या? मास पर यूनिट वॉल्यूम, और कुछ नहीं होता। बोले तो मास पर यूनिट वॉल्यूम m/v, बस। यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 क्यूबिक मीटर या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, ऐसे यूनिट वॉल्यूम। वो तो आप समझते हो ना यार, 1 क्यूबिक मीटर मतलब क्या होता है। जैसे ये मान लो एक डब्बा है और उसका जो वॉल्यूम है 1 क्यूबिक मीटर, तो कैसे बता सकता हूँ? इसकी लेंथ, इसकी ब्रेड्थ और इसकी हाइट, ये तीनों जब क्या होंगे 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर के होंगे, तब बताएंगे हम इसका वॉल्यूम जो है 1 क्यूबिक मीटर है। बोल समझ में आता ना? ये भी 1 मीटर होगा, ये भी 1 मीटर होगा और ये भी, तीनों चीज़ें 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। अच्छा चलते हैं आगे। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? बिल्कुल आराम से बोल सकते हो भाई, मास का ऐसा यूनिट केजी है, तो और वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर है, तो इसका आ जाएगा केजी क्यूबिक मीटर। अब इसका डायमेंशन फार्मूला जो है निकालना हो तो वो भी उतना टफ नहीं है। डायमेंशन फार्मूला जो है बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। हम डायमेंशन फार्मूला जो है एम, एल और टी से। मास के लिए एम यूज़ करते हैं, लेंथ के लिए आमतौर पर एल यूज़ करते हैं और टाइम के लिए हम क्या करते हैं इस्तेमाल? टी करते हैं। तो चलते हैं आगे। डायमेंशन फार्मूला जो है मास के लिए एम ही लिखूँगा। अब वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में है, तो उसको लिखूँगा एल। यह देखिए रेज़ पावर 3 जब ऊपर चढ़ेगा ये बनेंगे l-3। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है किस तरह से ये आता है, जैसे m की रेज़ पावर 1/l-3। ये डायमेंशन फार्मूला आगे जो है जब इसको ऊपर चढ़ाऊँगा तो बनेगा m1l-3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चलते हैं आगे। जो मास डेंसिटी होता है या स्पेसिफिक मास होता है वाटर का, वो 1000 kg पर क्यूबिक मीटर होता है, याद रखना है 4 डिग्री टेम्परेचर पे। और जो एयर का होता है 1.2 kg जो होता है पर क्यूबिक मीटर होता है। तो ये आपने याद रखना है। चलते हैं आगे। आगे हमने पढ़ना है क्या? आगे हमने पढ़ना है वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट। अब वेट डेंसिटी जो है उसको गामा से डिनोट करते हैं। तो वेट डेंसिटी और जो स्पेसिफिक वेट है सेम रखोगे, जिस तरह से मास डेंसिटी और स्पेसिफिक मास बढ़ रही है उसी तरह से है। बट ये जो है ये एक क्या सिग्निफिकेंस पैरामीटर माना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। उससे क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता है? क्योंकि प्रैक्टिकल शेप में वेट ही असली इस्तेमाल किया जाता है, मास को हम इस्तेमाल उतना यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो गामा किसके बराबर होगा? वेट पर यूनिट वॉल्यूम इन W/V। अब वेट किसके बराबर है? न्यूटन ने फोर्स के अकॉर्डिंग, वेट एक किस्म की फोर्स होती है। फोर्स किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपको पता है। तो इसका mg/v भी हम लिख सकते हैं। अब अगर इसका यूनिट हमने लिखना हो तो मास का यूनिट kg, अच्छा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मास पर स्क्वायर सेकेंड अपॉन वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, kg मीटर पर स्क्वायर सेकंड जो होता है वो न्यूटन होता है, तो मीटर क्यूब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका डायमेंशन फार्मूला अगर हमें निकालना हो तो कैसे? अब इसका डायमेंशन फार्मूला इससे नहीं निकाल सकते हो, आपको थोड़ा टफ हो जाएगा। तो आपको अगर निकालना हो तो किससे निकालोगे? इससे निकाल सकते हो।
बट आप बताओगे यार भाई इससे कैसे निकाल सकता हूँ। तो मान लो ये है केजी मीटर, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखना लिखूँगा केजी, दिख नहीं रहा आपको, तो लिखूँगा केजी मीटर पर सेकेंड। अब जब मैं इसको ऊपर करूँगा, ये जैसे मीटर क्यूब अपान या क्यूबिक मीटर अपान 1 जो है, इसको मैं जब ऊपर लाऊंगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बनेगा 1/मीटर क्यूब, यही हो जाएगा। ये मीटर ये के कैंसिल, ये भाई फिर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा केजी सेकेंड और यहाँ पर स्क्वायर मीटर बचेगा, इतना ही बचेगा ना। अब केजी के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा m, इतना तो आपको समझ आ गया। यहाँ बचेगा m का स्क्वायर, जब m का स्क्वायर की जगह लिखूँगा l का स्क्वायर, तो l का स्क्वायर जब ऊपर चढ़ेगा बनेगा l की रेज़ पावर -2, और यहाँ सेकंड का स्क्वायर है, सेकंड का स्क्वायर की जगह लिखूँगा t का स्क्वायर, जो ऊपर चढ़ाऊँगा तो t की रेज़ पावर -2, ऐसा बनेगा इसका डायमेंशन फार्मूला। कुछ समझ में आया क्या? आगे क्या है कि हम जो ये वेव डेंसिटी है गामा जो है, इसको हम लिख सकते हैं mg/v, आपने ऊपर देखा। अब m किसके बराबर है, आपको पता है ना कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पर मास निकल जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वही इस मास की जगह मैंने लिख दिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो जी इसका अपना ही था, वो वी अपना ही था, वी कट गया, अब बन गया रो जी। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पेसिफिक वेट जो है या वेट डेंसिटी जो है रो जी के बराबर भी है। तो भाई ज़रूरी नहीं है कि स्पेसिफिक वेट जो है वो W/V या mg/V के बराबर ही है, बल्कि वो रो जी के बराबर भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं, जो आगे हमने पढ़ना है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो देख स्पेसिफिक मैंने पहले ही कहा कि यूनिट के हिसाब से होता है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम पर यूनिट मास, तो V/m निकलेगा स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो V की जगह मीटर क्यूब और मास की जगह केजी, तो मीटर क्यूब केजी इसका क्या होगा यूनिट। अगर इसका निकालना है डायमेंशन फार्मूला तो वो बिल्कुल आसान है, वॉल्यूम जो है वो मीटर से है, तो मीटर मतलब L की रेज़ पावर 3, और केजी जो है यह उसकी जगह क्या आएगा m की रेज़ पावर 1, जब ऊपर चढ़ेगा तो बनेगा m की रेज़ पावर -1। तो समझ में आया, कुछ नहीं आया ना, ठहरो मैं बता देता हूँ। L की रेज़ पावर 3 ऐसे अपान m की रेज़ पावर 1, जब इसको ऊपर चढ़ाऊँगा ये बनेगा ना ऐसे, L की रेज़ पावर 3 m की रेज़ पावर -1। अब देखो पहले m आता है फिर L आता है, तो इसको इधर ले जाऊँगा उसको उधर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट एक अच्छे से अरेंज करना होता है। तो इसको देखो रीअरेंज करके इस तरह से बना दिया। तो आगे चलता हूँ मैं, आगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, आपने सुना भी होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी को कभी कभी रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी, क्योंकि इसमें हम डेंसिटी को क्या कहते हैं, रिलेट करते हैं, एक फ्लूइड का एक स्टैंडर्ड फ्लूइड के साथ रिलेट करते हैं उसकी डेंसिटी को, तो इसको रिलेटिव डेंसिटी भी कह सकते हैं हम। स्पेसिफिक ग्रेविटी अब होता क्या है देखना, स्पेसिफिक ग्रेविटी आप टेस्टेड फ्लूइड, कोई भी एक फ्लूइड उठाया है जिसको हम जिसकी हमने टेस्ट करनी है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो वो किसके बराबर होगा, उसकी डेंसिटी जो होगी, देखना डेंसिटी ऑफ द टेस्टेड फ्लूइड अपान डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड आमतौर पर पकड़ा जो जाता है वो वाटर पकड़ा जाता है 4 डिग्री टेम्परेचर पे, और हमने पीछे भी पढ़ा था उसकी डेंसिटी ऑफ वाटर जो 4 डिग्री टेम्परेचर पे वो 1000 kg/m है, ऐसे हमने पढ़ा भी था। अब तो इसका यूनिट जो ये होता है ये यूनिट लेस होता है। क्यों यूनिट लेस होता है, आपको पता है, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो यूनिट लेस होगा ये। अच्छा, तो जब यूनिट लेस होगा तो डायमेंशन लेस भी हो सकता है। तो उसके आगे बात करते हैं आगे, तो अगर अगर किसी का बताया गया है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आइस जो है 0.9 है, तो उसका क्या निकालो, डेंसिटी निकालो, तो हम निकाल सकते हैं उसको कैसे, क्योंकि स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर होता है तो मल्टीप्लाई 1000 के साथ करके वो 900 kg/m3 इस तरह से निकल जाएगा उसका। ठीक है, तो इस तरह से किसी का भी निकाल सकते हैं हम क्या। ऐसे आगे अगर हमने पकड़ लिया है कि एक कोई डब्बा पकड़ा है, कुछ भी टैंक पकड़ा, उसके अंदर फ्लूइड है,
तो हम मान लेते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी 1 है, तो वो बिल्कुल सरफेस के ऊपर रहेगा, फ्लोट करता रहेगा। बट अगर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 होगी तो वो बिल्कुल उसके अंदर क्या करेगा, यह वाटर है, ये जो फ्लूइड है ये क्या है, वाटर है, तो वो इसके अंदर क्या करेगा, वो इसके अंदर संक कर देगा, मतलब डूब जाएगा। बट अगर हम उसके बताएं कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है तो 90% वो इसके अंदर संक करेगा, 10% ऊपर। उसी तरह से स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है मरकरी की वो 13.6 होती है। तो अगर इसकी डेंसिटी निकाला जाए तो मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ। वो कैसे भाई, देखो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 दिया है, ये स्टैंडर्ड फ्लूइड जो है होगा वो वाटर ही होगा, और उसका 1000 जो है वो इसकी डेंसिटी है, तो मल्टीप्लाई 1000 के साथ करना है तो ये निकल जाएगा इसका डेंसिटी ऑफ द मरकरी। अगर इस मरकरी के निकालने जो भी टेस्टेड फ्लूइड होगा तो उस तरह से निकल जाएगा इसका कितना, 13,600 kg पर क्यूबिक मीटर। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि अगर हमने कोई बीकर शिकर पकड़ा हुआ है तो उसके अंदर जो है वाटर डाला हुआ हमने, तो क्या करते हैं कि कोई चीज़ जो है उसके अंदर 80% संग है और 20% उसके अंदर नहीं संग है, मतलब कि 80% उसमें डूबा हुआ है और 20% ऊपर है। अब क्या करते हैं, साल्ट इसमें ऐड करते हैं, तो क्या अब ये और राइज डूबेगा या राइज करेगा या चेंज नहीं होगा इसके अंदर, ये इसमें क्या होगा भाई, ये अब राइज करेगा। क्यों? क्योंकि अब इसका जो फ्लूइड है साल्ट ऐड करने की इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो इसकी डेंसिटी वो कि वही रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। जब इसकी बढ़ जाएगी तो ये इसको और बाहर कराएगा, मतलब राइज ही कराएगा, इसको नीचे नहीं आने देगा। तो इसका मतलब ये होता है कि साल्ट ऐड करने की वजह से डेंसिटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती है। तो जनाब अब इसके आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो विस्कोसिटी है। तो विस्कोसिटी क्या होता है, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन से देख लो, रेजिस्टेंस गिवन बाय द एडजेसेंट लेयर टू ईच अदर ड्यूरिंग मोशन ऑफ द फ्लूइड। मतलब ये हुआ कि मान लो ये एक लेयर है, ठीक है, और इसके ऊपर ये दूसरी लेयर, आप मतलब इस लेयर की जो है वेलोसिटी ज़्यादा है, मान लो यार 2 मीटर पर सेकेंड, ऐसी इसकी वेलोसिटी उससे थोड़ी सी कम, मान लो 1.9 मीटर पर सेकेंड है। अब क्या कर रहा है कि ये जब आगे की तरफ जा रहा है तो ये भी आगे की तरफ जा रहा है, मान लें दोनों जा रहे हैं आगे की तरफ, बट कहीं ना कहीं जब ये इन कांटेक्ट, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में यहाँ पर इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे कांटेक्ट में, तो कहीं ना कहीं ये इसको रोक रहा आगे जाने में, ठीक है, रेजिस्टेंस दे रहा है। तो जब ये आगे जाने में इसको रेजिस्टेंस दे रहा है, एक लेयर दूसरी एडजेसेंट लेयर को क्या है, रेजिस्टेंस एक दे रहा है, ओपोजिशन रेजिस्टेंस दे रहा है, तो इसी को हम कह सकते हैं कि ये एक विस्कोसिटी है। अब विस्कोसिटी किसकी वजह से होती है, वो या तो कोहेजन फोर्स जो है, ये आमतौर पर लिक्विड में ऐसा होता है कि कोहेजन फोर्स की वजह से वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रेजिस्टेंस करते हैं, और या तो वो रेजिस्टेंस इसलिए करते हैं क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र की वजह से, ये ज़्यादातर होता है गैसेस में। तो ये क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र, मतलब कि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत बड़े दूर दूर होते हैं, तो क्या होता है फिर दूर दूर होते हैं, ये मूव करते रहते हैं, कभी कभी ये एक दूसरे को टकराते हैं। देखो उन पर हर एक पार्टिकल का अपना क्या होगा, मास होगा और वेलोसिटी होगा, तो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही तो मोमेंटम कहते हैं। किसी भी बॉडी का जब मास हो और उसका जब उसकी में अंदर की जब वेलोसिटी हो तो उसी को कहता है मोमेंटम। मोमेंटम को कोई तूफान तो नहीं है। तो जब उन पार्टिकल के अंदर मोमेंटम होते हैं, जब वो एक दूसरे से टकराते हैं तो वो फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं। तो जितना ज़्यादा टकराएंगे और जितना ज़्यादा मोमेंटम क्रिएट करेंगे तो उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। तो वो ज़्यादातर गैसेस में ऐसा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र फ्रिक्शन, वो भी एक किस्म का रे है, विस्कोसिटी उसकी वजह से पैदा होती है गैसेस में। तो अब चलते हैं हम आगे। तो आपको सॉलिड की बात पता, हुक्स लॉ कहता है कि शेयर स्ट्रेन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, शेयर स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है शेयर स्ट्रेन के, ऐसे हुक्स लॉ में कहा जाता है। बट फ्लूइड में ऐसा बात नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है कि उसको मतलब ये होता है कि किसी के अंदर अगर आप किसी बॉडी को अगर आप फोर्स दोगे किसी एरिया के ऊपर तो उसमें क्या है थोड़ी सी चेंजिंग आएंगी, तो वो उसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। बट ऐसा जो है फ्लूइड के अंदर जो है, फ्लूइड के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो फ्लूइड के अंदर जो है थोड़ा डिफरेंट होता है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आ गए हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन ने एक लॉ दिया था
न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो उसी को हम थोड़ा बहुत आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है? मान लो ये नीचे एक हमने कोई हार्ड सरफेस पकड़ी है। अच्छा, इसके बीच में यहाँ पर एक फ्लूइड पकड़ा हुआ है हमने, और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ऊपर एक प्लेट है। अच्छा, अब ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में जो यहाँ से ए टू बी तक जो डिस्टेंस है वो डी वाई है, मतलब स्मॉल डिस्टेंस है भाई। और अब क्या हुआ, इस प्लेट को हमने आगे की तरफ शेयर फोर्स दिया, एफ फोर्स दिया, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो डी यू, इसकी वेलोसिटी मान लेता हूँ डी यू, बहुत छोटी वेलोसिटी इसकी डी यू इसकी वेलोसिटी है। अब क्या हुआ, कुछ इंटरवल के बाद, मतलब वो हम टाइम इंटरवल पकड़ लेते हैं डी टी, ये जो है बी वाला पार्टिकल सी के ऊपर पहुंच गया। ठीक है, अब जो डिस्टेंस है बी टू सी, ये कैसे निकालेंगे? हमें पता है वेलोसिटी पता है, और हमें टाइम पता है, टाइम इंटरवल डी टी पता है, तो डिस्टेंस निकल जाएगा ना। ऐसे स्पीड इज इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस निकल जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है, स्पीड मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है डी यू है, तो डी यू इंटू टाइम कितना है डी टी, तो ये निकल गया यहाँ से यहाँ तक वाला डिस्टेंस। अब ए पे जो पार्टिकल होंगे उनके जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, वो ज़ीरो होगी। तो मैं लिख सकता हूँ यू ए इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब यू मतलब कि वेलोसिटी ए पे जो है वो ज़ीरो है, और वेलोसिटी बी पे जो है वो कितनी होगी, जितनी प्लेट की होगी, तो प्लेट की कितनी है डी यू है, तो डी यू के बराबर होगा। तो इतना मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। आगे देखो, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता है शियर स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के बराबर होता है। रेट मतलब कि कितने इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो है ये स्टेटमेंट अभी आपको याद रखनी है, ये अभी यूज़ नहीं होगी। इसके बाद क्या होगा, मान लो यहाँ जो डिफॉर्मेशन हुई है वो डी फाई हुई है डिफॉर्मेशन इतनी, तो अगर मैं टेन डी फाई या डी थीटा भी आपसे है ले सकते हो, तो वो अगर पकड़ूंगा तो टेन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ से यहाँ तक वाला डिस्टेंस, बी से सी वाला डिस्टेंस, बी से सी वाला डिस्टेंस कितना है, डी यू इंटू डी टी के बराबर है, तो मैंने भी वही लिखा डी यू इंटू डी टी। और ए से बी वाला डिस्टेंस जो है वो कितना है, वो डी वाई है, तो मैंने लिख लिया बेस जो है डी वाई है। समझ आ गया ना ये कैसे लिखना है? तो मैं मान लेता हूँ ये थीटा है बहुत है, जो डिफॉर्मेशन हुई बहुत संभाल हुई है, तो इसको मैं सीधे डी थीटा भी लिख सकता हूँ। तो इसके आगे क्या है, अब मैं अगर इसको ऐसे करूँ, ये डी टी को इस साइड में लाऊँ तो बनेगा डी थीटा अपान डी टी इज इक्वल टू डी यू अपान डी वाई। अब डी यू अपान डी वाई क्या होता है, ये होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। देखो ये वेलोसिटी का चेंज हो रहा है किसके अकॉर्डिंग, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। उसको कहते हैं डी यू बाई डी वाई, डी यू बाई डी वाई को कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, और डी थीटा अपॉन डी टी को कहते हैं रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। तो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन जो ये जो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन है, इसको रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं डी थीटा अपॉन डी टी। तो आगे देखिए, तो इससे मैं ये कह सकता हूँ कि रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन जो है ये वाला जो है, और जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है ये वाला, ये आपस में क्या है, बराबर है, ऐसे कह सकता हूँ ना। तो देखिए मैंने वही लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है कि रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन जो है और वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो आपस में क्या है, बराबर है। तो जो एक स्टेटमेंट थी पीछे हमने पढ़ी थी कि शेयर स्ट्रेन जिसको टाउ से हम डिनोट करते हैं, शेयर स्ट्रेस जिसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। और रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन को कैसे लिखते थे, डी थीटा अपॉन डी टी। अच्छा, अब डी थीटा अपॉन डी टी किसके बराबर है, डी यू अपॉन डी वाई, तो डी यू है यू अपॉन डी वाई भी लिख सकता हूँ मैं। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के बाद यहाँ पर लग जाएगा कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम क्या बताएंगे, म्यू। तो जो है ये जो म्यू है इसको हम डायनेमिक विस्कोसिटी भी कहते हैं, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी कहते हैं। ये एक किस्म की प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया। अब कोई अगर आपको बताए कि
ये जो डायनेमिक विस्कोसिटी है, ये जो म्यू है, इसका भाई आप ऐसा यूनिट निकालो। तो कैसे निकालोगे? ये जो म्यू है ये वाला, इसका क्या निकालना, हमने ऐसा यूनिट निकालना। तो टाउ क्या होता है? शेयर स्ट्रेस। अब शेयर स्ट्रेस क्या होता है? शेयर स्ट्रेस मतलब कि किसी बॉडी के ऊपर तो फोर्स लगा रहा है किसी एरिया के अंदर, तो उसको कहते हैं प्रेशर। बट इंटरनली जो रेजिस्टेंस होकर एक इंटरनल प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है, उसको कहते हैं शेयर स्ट्रेस। तो बोले तो शेयर स्ट्रेस में ये बोल सकता हूँ, जैसे कोई बॉडी है, बाल पकड़ लो, बाल को हमने यहाँ से फोर्स दी किसी एरिया के ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर हम फोर्स देंगे, तो फोर्स अपॉन एरिया क्या कह सकते हैं? एक किस्म का प्रेशर, मतलब कि प्रेशर दिया यहाँ से जब प्रेशर दिया, तो वो भी तो आगे से कोई प्रेशर देगा रेजिस्ट करने के लिए। तो वो जो प्रेशर आगे से दिएगा वो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी होगी, और उसी इंटरनल प्रॉपर्टी को कहते हैं शेयर स्ट्रेस, और उसको टाउ से डिनोट करते हैं। तो शेयर स्ट्रेस जो टाउ है, जो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, न्यूटन अपॉन स्क्वायर मीटर जो है, उसका क्या होगा? उसका यूनिट होगा। क्यों? क्योंकि टाउ जो होता है वो एक्चुअली में होता है फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, प्रेशर होता है एक किस्म का, बोले तो इंटरनल। तो इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन अपॉन स्क्वायर मीटर, आपको पता है। अब इसका क्या होगा? जो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या होता है? मीटर अपॉन सेकंड। और ये क्या है? वाई क्या होता है? डिस्टेंस। तो इसका क्या होगा? मीटर कट जाएगा, तो अब क्या रहेगा? सिर्फ सेकंड। इस सेकंड को मैं उस साइड में ले जाऊंगा, तो ये बन जाएगा न्यूटन सेकंड अपॉन स्क्वायर मीटर। तो म्यू का ऐसा यूनिट यही होगा। तो न्यूटन और सेकंड को पास्कल कहते हैं, और इसको न्यूटन और स्क्वायर मीटर को कहते हैं पास्कल, और इस सेकंड, तो पास्कल सेकंड भी इसको कह सकते हो। तो आप ऐसे भी इससे कह सकते हो कि पास्कल सेकंड या न्यूटन सेकंड अपॉन स्क्वायर मीटर, ये भी इसका क्या है? यूनिट है। CGS में अगर बात की जाए, तो CGS में फोर्स को किससे डिनोट करते हैं, किससे मेजर करते हैं? डाइन से। तो डाइन अपॉन स्क्वायर सेंटीमीटर म्यू, ये सेंटीमीटर यहाँ पर अपॉन सेकंड इंटू सेंटीमीटर, ये तो आपको पता है। वहाँ जब मीटर होगा तो CGS में सेंटीमीटर होगा, इतना तो कॉमन सेंस की कंसेप्ट है। और टाउ किसके बराबर होगा? डाइन सेकंड सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये सेकंड ख़त्म, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर नीचे रहेगा, ये सेकंड उस साइड में आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में रहेगा। इतना तो आप कर ही लोगे। तो यहाँ पर म्यू लिखना था, अच्छा। तो डाइन सेकंड अपॉन स्क्वायर सेंटीमीटर को क्या कहते हैं? पोज कहते हैं। तो इन CGS में जो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी जो है, उसका जो यूनिट है वो पोज है। और अगर ऐसे देखा जाए SI में, तो वो पास्कल सेकंड है। बट अगर पास्कल सेकंड को आपको कहेगा कि किसके बराबर होता है, तो आप क्या कह सकते हैं? न्यूटन सेकंड अपॉन स्क्वायर मीटर। अगर पॉइज कहेगा आपको कोई किसके बराबर होता है, तो डाइन सेकंड अपॉन स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपको याद रखने होंगे। कोई आपको बोले कि ये आपको शॉर्टकट में रखना है यार, ये भी आपको याद रखना है कि पॉइज और पास्कल सेकंड किसके बराबर होते हैं। आपके पास 1 पॉइज इज इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकंड स्क्वायर मीटर। बोले तो पास्कल सेकंड कि 1/10 पास्कल सेकंड के बराबर होता है एक पोज, ठीक है। तो अगर इस 10 को उधर ले जाऊंगा तो बनेगा 10 पोज। तो 1 न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर मीटर जो है वो बराबर होता है 10 पोज के। तो इसी को तो हम कहते हैं 1 पास्कल सेकंड। तो 1 पास्कल सेकंड जो है वो 10 पोज, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो समझ में आया कुछ? वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जा रही है, बट अब लास्ट कंसेप्ट है, देख लो, बस ख़त्म करते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या हुआ? इसको न्यू से डिनोट करते हैं। ये न्यू होता है भाई, NU कुछ न्यू, अच्छा, ये ग्रीक वर्ड होता है ना न्यू, उससे डिनोट करते हैं। अब ये क्या होता है? अब कोई आपको कहता है भाई शेयर स्ट्रेस क्या होता है, तो शेयर स्ट्रेस होता है इंटरनल प्रॉपर्टी जो रेजिस्ट करता है, जो यहाँ से हम फोर्स डालता है किसी एरिया के ऊपर, वो तो आपको समझ आ गया। उसी तरह से काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या हुआ, अगर आपको कोई बताएगा काइनेमेटिक, तो आप बताओगे म्यू अपॉन रो होता है। बट म्यू अपॉन रो तो होता है, आप ऐसे क्या सोचते यार दिमाग में, म्यू मतलब ये क्या होता है? म्यू अपॉन रो मतलब क्या होता है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है कि अगर किसी चीज़ को ऊपर से नीचे फेंका जाए, तो उसमें कितनी रेजिस्टेंस है कि वो फैले ना नीचे जाके। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल एक मड है, तो मड को ऐसे ऊपर से नीचे फेंकिए, नीचे जब वो
है ग्राउंड के ऊपर पड़ेगा तो उतना फैलेगा नहीं, बट अगर इसी पानी शानी या ब्लड या और किसी को ऊपर से नीचे डालेंगे तो नीचे फैल जाएगा दूर दूर तक। तो इसका मतलब उसमें काइनेटिक विस्कोसिटी कम है, इसलिए दूर दूर तक फैला। तो जिसमें ज़्यादा होती है वो दूर दूर तक नहीं फैलता। तो समझ में आया होगा कुछ हद तक आपको। अब तो इसका ऐसा यूनिट जो है वो शॉर्टकट में सीधे याद रख लो, क्या होता है, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। CGS में सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। तो इसी सेंटीमीटर अपॉन सेकंड को कहता है स्टोक। तो जैसे वहाँ पर वॉइस कहते हैं कि स्क्वायर डाइन सेकंड अपॉन स्क्वायर सेंटीमीटर कहते हैं डाइन या पोज, तो उसी तरह से यहाँ पर स्टोक कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। और ऊपर से ये भी याद रखना कि वन स्टोक, एक स्टोक इसके बराबर होता है 10⁻⁻⁴ स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, ये याद रखना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। शेयर करना ना भूलिए प्लीज़ एंड प्लीज़।